कोई उज़र ना किया जाए तो भी उन्हें तरह तरह के वसवसे और हदशे घेर लेंगे। जरी तो बहुत ज़हीन, बहुत हसास है। तार का मजमून कैसा ही घुमा फिरा के लिखा जाए, कितना ही हल्का फुल्का, वो तो हरासा हो जाएगी। फैज़ाबाद में इसकी मौजूदगी भी ज़रूरी है। सारी हवेली इसके दम से आबाद है। अभी फ़रोज़ा और यास्मीन वहाँ नई नई हैं। हवेली में इनकी दिलबस्तगी के लिए जरी की ज़रूरत है और उन्हें बेखबर रखना भी मुनासिब मालूम नहीं होता। बात को सभी शिकायत करेंगे कि विट्ठल से आखिर इनका भी कोई रिश्ता, उनका भी कोई हक है। जितना मैं सोचता उतना ही उलझ जाता। फैसले का मरहला हो तो दिमाग कभी बिल्कुल साथ नहीं देता, कई हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ही बात समझ में आती थी कि अभी कुछ इंतज़ार करना चाहिए। खुदा करे विट्ठल जल्दी ठीक हो जाए। कल रात वो अपने पैरों से यहाँ आया था। एक रात में इसका क्या हाल हो गया। कल उसकी हालत में बेहतरी भी आ सकती है। मैं इसी अंदेशा और फिक्र में उलझा हुआ था कि अस्पताल की मखसूस वर्दी पहने तो मुअद्दब मुलाजिम हाथों में तश्त उठाए कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देख के नर्स सिवरन उठ खड़ी हुई। दोनों मुलाजिम बिस्किट, केक, पेस्ट्री, समोसे और चाय पर मुश्तमिल नाश्ते का सामान लाए थे। अकबर अली खान सोफे के आगे रखी लंबी मेज़ पर तश्तरियाँ और चमचे रखने में सिवरन का हाथ बटाने लगे। ये सारा नाश्ता उन्हीं की माँ पर आया होगा। थोड़ी देर पहले इसी मकसद से वो सिवरन के पास गए होंगे। अब आप इनकार मत कीजिए, मुझे भी अब कुछ भूख महसूस हो रही थी। देखिए समोसे कैसे गर्मा गर्म है। मुझे आमादा करने के लिए उन्होंने सौदागरों जैसा तरीक़ाकार इख्तियार किया। मेरी भूख गायब थी लेकिन मना न किया जा सका। अकबर अली खान ने सिवरन को भी शिरकत की दावत दी और इसकी माजरत पर इसरार भी नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से चाय बनाई और जैसे मैं कोई मेहमान हूँ मेज़बाना बर्ताव करते रहे। चाय पीते हुए मुझसे कुछ और करीब होकर वह रज़दाराना अंदाज में कहने लगे, एक बात जहन में अटक रही है मियाँ, उसे मेरा वहम ही जानिए। असल में कानून के पेशे से वाबस्तगी है। हर दीदा और नदीदा पर नज़र रखने का मुझे आरसा सा हो गया है। क्या बात है? मैंने तरद्दुद से पूछा। मेरा ख्याल है यही मुनासिब रहेगा कि आप किसी को यहाँ बुला लें। वो रुक रुक के बोले। क्यों क्यों? मैंने उलझ के पूछा। देखिए मैदा के ठिकाने से हम बस सलामत वापस आ गए हैं। बज़ाहिर सब कुछ दुरुस्त हो गया है लेकिन वो पहलू बदलने लगे। लेकिन क्या? ऐसे लोगों का क्या भरोसा? बददिमाग लोग हैं, किसी वक्त दिमाग फिर जाए। मरने वाले की आखिरी रसूम के वक्त वहाँ मौजूद लोग भड़क ना जाए। अपने साथी के इस तरह जुदा हो जाने का सदमा उन्हें मुश्तल भी कर सकता है और कितने ही वो मैदा के फरमा बरदार हों, बरहमी में इसे बास पुरस भी कर सकते हैं कि ऐसी आसानी से आपको कैसे जाने दिया गया। ठीक है वो लोग इस वक्त खामोश रहे लेकिन ज़रूरी नहीं बात को भी चुप साधे रहें। बात की क्या ज़मानत है। मेरी मुराद है मैदा के ठिकाने का कोई आदमी मरने वाले से ज़्यादा करीब कोई भी जुनूनी आदमी पुलिस का रुख ना कर ले। और वही बात होगी, पुलिस तो तमाशे की मुंतज़र रहती है। फ़र्ज़ कीजिए 1% भी मेरे इस हदशे का इम्कान है तो यहाँ भाई साहब की तीमारदारी के लिए कोई अजीज़ तो मौजूद होगा। कम से कम एक तरफ से सुकून रहेगा। दूसरी जानिब रहा पुलिस से निपटने का मामला देख लिया जाएगा फिर, मगर कुछ वक़्त तो कानूनी मराहिल में लग जाता है। मेरा लिहाज था या अपने मुद्दा पर मुबालगे के शुबहे ने उन्हें आ घेरा था। वो लफ्ज़ चबा चबा के बोल रहे थे। उन्होंने 1% इम्कान की बात की थी। उनका अंदेशा ऐसा गलत नहीं था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। समझे आप? मेरी खामोशी पर वह मायूस से हो गए और कसमसा के बोले, मैंने कुछ ज़्यादा क्यास तो नहीं कर लिया? नहीं, मैंने इनकी हमजुबानी की। बेशक कुछ भी मुमकिन है। अकबर अली खान इन लोगों से वाकिफ़ नहीं थे और इनके सामने अड्डू के तौर तरीक़ों की तशरीह भी मुनासिब नहीं थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी, आपके खदशात बजा हैं लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए? दिस इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। मगर जनाब मैं तो 1% की बात कर रहा हूँ। नज़र तो हमें हर तरफ रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए। वो ऐसे बदअहद लोग नहीं हैं। मैंने धीमी आवाज़ में कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी आंखें चुंधिया सी गईं। मैंने थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने ससरी अंदाज में कहा। यानी आप पुरुम्मीद हैं कि आप इन शोरा पुस्तों की तरफ से किसी कमीने और अदावत का इम्कान नहीं है? अकबर अली हाँ के लहजे में नाराज़ी भी थी, तंज भी था। चिरा करने से कुछ हासिल नहीं था। मैंने इनकी दिलजोई के लिए कहा, नहीं, पूरी तरह नहीं। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मियाँ। वो ज़ोर दे के बोले। एक दिन और देखते हैं, किसी को बुलाने और आने में इतनी देर नहीं लगेगी। वो एक मुहज़्ज़ब आदमी थे। मेरी थकी थकी आवाज़ से उन्होंने हंस कर लिया कि उनके वहमो क़यास मेरी नागवारी और नासाजी का बायस हो रहे हैं। एक तेज़ फ़हम शख्स को समझ लेना चाहिए था कि बिठल की तीमारदारी के लिए किसी को बुलाने में तामुल की वजह कोई मजबूरी और मसलहत भी हो सकती है। वह खामोश हो गए और उन्होंने मौजू बदल देने की बलागत की। समोसे का एक टुकड़ा मेरे सामने किया। मुँह सलोना कीजिए। मैंने इनकी ख्वाहिश की तामील की। शरीनी मुँह में घुलती रहती है और जायके बदलती रहती है। देर हो जाए तो मुँह का मज़ा कड़वा मीठा हो जाता है। इसका तोड़ नमक ही से मुमकिन है। उन्होंने खुश कलामी की। ग़िज़ा की अपनी करिश्माकारी है। कहते हैं ग़िज़ा गम की तौहीन है, लेकिन फिर आदमी क्या करे?
अपने बीमार के साथ बीमार हो जाए, किसी जाने वाले के साथ खुद भी चला जाए। क्या अजब है, दुख सहने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत कम खाया पिया था, लेकिन मुझे अपना जी किसी कदर ठहरा हुआ लगता था। तिश्ना शक्मी से दुख दुचंद हो जाता है और सैर शक्मी से जाता नहीं। शायद कुछ यूं है कि हालत गम में इश्तहा मिटती नहीं, दबी दबी छुपी छुपी रहती है, लेकिन आदमी खुद को अच्छा नहीं लगता। हालत गम में तो उसे अपना गम ही अजीज होता है। अंधेरा बढ़ रहा था। सेवरन ने कमरा रोशन कर दिया। दोपहर अकबर अली खां घर से निकले थे। उनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। गए भी वो मेरे साथ थे, एक चाकू बरदार के साथ जो उनके घर में नगाहानी बला की तरह वारिद हुआ था। कितनी ही बात साफ हो गई हो, मेरी हैबत तो उनके दिलों पर नक्श हो चुकी होगी। अकबर अली खां को घर जाने के लिए मैं टुकते टुकते रह जाता था, कहीं वो बुरा ना मान जाए। गालबन मैं भी कुछ यही चाहता था कि वो यहीं मेरे पास बैठे रहें। रोशनी को अपने इजहार के लिए अंधेरे की जरूरत पड़ती है। अंधेरा जितना गहरा हो रहा था, कमरे में जलते कुमकुमे उतने ही रोशन होते जाते थे। अकबर अली खां को खुद ही एहसास हुआ। कहने लगे, जी तो नहीं चाह रहा, मगर घर जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दे दें मियाँ। घर में सब शिद्दत से मुंतज़र होंगे। यही बेहतर होता कि आप इन्हें बता के आते। आपको नहीं मालूम, नुज़हत खानम आम किस्म की जज्बाती खातून नहीं, इनमें बहुत तहम्मुल है। अपनी बेगम का जिक्र करते हुए उनका लहजा शदाई से लबरेज था। मगर देर तो हो गई है, मैंने ज़ेरे लब कहा। हाँ, लेकिन नुज़हत हमें गैर जिम्मेदार नहीं समझती, वो वसूख से बोले और सोफ़े से उठते उठते मुझे ताकीद करने लगे कि रात का खाना मेरे साथ ही खाएंगे, वो घर से खाना लाएंगे। मैंने बहुत कहा कि जहमत की ज़रूरत नहीं, एक तो मुझे भूख नहीं, दूसरे अब रात हुआ ही चाहती है, घर जाके वो आराम करें और ताज़ा दम होकर सुबह आ जाएं। दिल नहीं मानेगा, घर से यहाँ तक का फासला भी इतना नहीं है। बस मैं आ रहा हूँ, अब आप कुछ मत कहिए। उन्होंने फैसला सुना दिया। दरवाज़ा बूर करते हुए वो रुक गए और बोले, घर तो आपको याद होगा। मैंने तजस्सुस से पूछा, आप तो आ ही रहे हैं। बस यूं ही। उनका जिस्म लहरा सा गया। ऐसे ही ख्याल आया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी सूरत हो तो मुझे इतला मिल सके। एहतियातन मैं घर का पता लिख देता हूँ। कुछ नहीं होगा, मैंने इनका बाजू थाम के कहा। आप इत्मीनान से जाइए। वो मुतमईन नहीं हुए थे। इसी कैफियत में दरवाजे से निकल गए। कुछ दूर तक मैंने उनका साथ दिया, फिर इनके इसरार पर कमरे में लौट आया और मेरे कदम सीधे बिठल के बिस्तर की जानिब उठे। उसकी हालत वही थी, अपने आप से बेखबर। मैंने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी। उसके जिस्म में जुम्बश नहीं हुई। नाचार मैंने सेवरन की तरफ देखा। उसने होंठों पर उंगली रख के मुझे मना किया और जल्दी से अपने लिए मखसूस कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गई और मेरे पहलू में खड़ी हो गई, किसी अच्छी खबर के आसरे में। मैंने इसे पूछा, अब क्या हाल है इनका? मेरे लहजे में छुपी हसरत उस पर अयां हो गई। वो एक खुशतनीयत लड़की थी। मुस्तैदी से बोली, हरारत नहीं है और अच्छी अलामत है। ये कोई बात क्यों नहीं करते? मैंने शिकस्ता आवाज़ में पूछा। इन्हें मुसलसल नींद की दवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। वो हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं। और नरमी से बोली, बताते क्या हैं? मैंने तकरार की। अपने लहजे की तुरशी पर काबू ना पा सका। आपको तो कुछ बताया होगा? अभी वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं, वो मतानत से बोली, लेकिन ज़ाहिर है जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि सादा और शाइस्ता सेवरन के पास मेरी खुशनुदी के लिए सुबह से कुछ सिवा नहीं। नर्स एमी की तरह उसने भी मरीबाना अंदाज में मुझे आराम का मशवरा दिया। कितनी आसानी से एक आदमी दूसरे आदमी को सुकून और आराम की तलकीन अता कर देता है, ये जाने बगैर के दूसरे के नेहा खाने में कैसी यूरश बपा है। सेवरन को या तो वाकई कुछ मालूम नहीं था या कोई एहतियात दरपेश थी। उसकी इस कम सुखनी रस्मी जवाबदही पर जी में आता था कि किसी दोहरे लहजे में बासपुरस करूं, मगर मैं उसे हशम की नज़रों से देखा किया। उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। वो तो ऐसी नाजुक थी कि ज़रा ऊंची आवाज़ पर कुमला जाए, मुरझा जाए। घबराइए नहीं, वो नरम मुलायम आवाज़ में बोली। डॉक्टर राय रात को आएंगे। रात को वो अस्पताल नहीं आते, सिर्फ आपकी खातिर आएंगे। आप पर वो बहुत मेहरबान हैं। मेरे बजाय मेरे भाई पर मेहरबान हो तो बेहतर होगा। उन्हीं की वजह से आएंगे। मेरे लहजे की तेज़ी से वो उदास हुई और कुछ तवक्कुफ़ के बाद मेरा ध्यान बटाने के लिए दिलगुदाज लहजे में बोली, आपको इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो फिक्र हो रही थी। आपने कहा था आपके लिए शहर नया है। लंबी दास्तान है, बस ऐसे ही, मैंने बेजारी से कहा। डॉक्टर राय वक्त पर आ गए थे। वक्त के वो बड़े पाबंद हैं। आपके बारे में पूछने पर मैंने उनसे नहीं कहा कि आपको गए देर हो गई है। दूसरी बार उन्होंने पूछा तो मुझे बताना पड़ा। लिबास तब्दील करने और कुछ ज़रूरी सामान लाने ग्रैंड होटल तक गए हैं, बस आते ही होंगे। डॉक्टर राय के मिजाज का कोई भरोसा नहीं। अस्पताल में सभी उनसे दूर दूर रहते हैं। उसकी पलकें थिरक रही थी। जैसा कि मैं समझ रहा था, वो ऐसी कम सुखन भी नहीं थी।
कुछ ऐसे तेवर से बातें करती थी जैसे पहली बार नया कुछ बोल रही हो, नया कुछ सुन रही हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो अकबर अली खां के बारे में पूछने लगी कि आपका इनसे कोई रिश्ता है? रिश्तों के लिए रिश्तेदारी ज़रूरी है और न मुद्दत। मैंने कहा, आप इन्हें पहले से नहीं जानते थे? हाँ, कुछ ऐसा ही है। वह हैरान हुई और मुरव्वतन उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुछ कहना चाहती थी कि इस स्ना में बिठल ने लंबी सांस खींची और इसका जिस्म बेकल सा हुआ। साफ नजर आता था कि दर्दो करब की कोई लहर उसके तन बदन में उठी है। सिमरन मुतहरक हो गई। मेरा तो सर चकराने लगा। सिमरन ने एक पहलू से दबा हुआ बिठल का हाथ रसानी से बाहर निकाला। मैंने धड़कती आवाज़ में से पुकारा। इसके पेवटे हरकत में आए। एक लम्हे के लिए आंखें खुली, माथे पर सलवटें उभरी। दूसरे लम्हे वो गाफिल हो गया। सिमरन ने इशारे से मुझे मजीद आवाज़ें देने से रोक दिया। हवा में हुन्नकी थी। सिमरन ने इसके जिस्म पर सलीके से चादर ढाँप दी। मैं वहीं बिठल की पांटी खड़ा रहा। वो तो कोई और आदमी लग रहा था। मेरे हाथ पैर खुले हुए थे और आसपास कोई बंदिश भी नहीं थी। लगता था जैसे किसी शिकंजे में कसा हुआ हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी विचार की नाकामी है कि मैं इसके किसी काम नहीं आ सकता। मेरी समझ में नहीं आता था कि मुझसे इसकी हबरगिरी में कहाँ कोताही हो रही है। मैं फिर क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कौन सा हुनर, कौन सा दाव आजमाऊँ कि वो संभल जाए? और मेरी हालत उससे कौन सी जुदा है? वो सबसे बेगाना होकर बिस्तर पर पड़ गया है। मेरा होश और मेरे दस्तों बाजू भी किस काम के हैं? मेरा हाल तो उससे बुरा है। उसे मेरी फिक्र नहीं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरी तो जान खींची जा रही है। किसी बीमार को इल्म नहीं होता कि दूसरे साबतों सालम उसके मुद्दई, उसे अपने आप से ज़्यादा अजीज रखने वाले कैसे वीरान हो जाते हैं। जाने कितनी देर हुई मैं बिठल के बिस्तर के सरहाने बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। सिमरन कब मेरे पास आई मुझे एहसास ही नहीं हुआ। उसकी धीमी आवाज़ की दस्तक पर मैं चौंक पड़ा। वो नज़दीक ही खड़ी थी। उसने चुपके से मेरा हाथ थामा तो मैं सट पटासा गया और मुझे पशेमानी भी हुई। किसी मामूल की तरह मैंने इसकी पैरवी की। वो मुझे बिठल के बिस्तर से हटा के सोफे तक ले आई। उस चेहरगी से होशतवारी मशरूत नहीं है। इसमें दोनों खूबियाँ यकजा हो गई थी। अस्पताल के इन शाना कमरों के लिए अपने हुनर में माहिर नर्सों का इंतखाब किया गया होगा और उन्हें मरीज़ के साथ साथ तीमारदार से हुस्न सलूक की तरबियत बतौर खास दी गई होगी। तीमारदारों को कुछ कम तवज्जो की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमरन की होशियारी में होशनिहादी का भी दखल था कि इसकी राह रस्म में तकल्लुफ़ और तसना की गिरानी नहीं थी। मैंने सोफे के मुड़े से गर्दन टिका के आंखें मींच लीं। सिमरन भी शायद यही चाहती थी। मेरी तरफ से मुतमईन हो के वो दरवाजे के किनारे रखी कुर्सी पर जा बैठी। मैंने तरह तरह के वहमो गुमान की यूरश से खुद को महफूज करने और यकसू होने की कोशिश की, लेकिन आदमी को अपने इख्तियार का यारा किस कदर है। मेरा सारा जिस्म टूट फूट सा रहा था। अकबर अली खां की मौजूदगी में ऐसी नातवानी और बहुत शोर हो रहा हो जैसे एक हाहू मची हो और हजूम में मैं अकेला खड़ा हूँ और कोई किसी की ना सुन रहा हो, कोई किसी की तरफ न देख रहा हो जैसे। मैं सोफे पर नीम जा पड़ा था कि किसी की बहुत हल्की आवाज़ पर आंखें बंद न रह सकी। वो नर्स एमी थी। इसका मतलब था सिमरन चली गई है। जाते वक्त उसने मुझे बताना मुनासिब न समझा होगा। हालांकि मैं सो कहाँ रहा था। मैं तो अपने आप से दूर हो जाने, अपने आप से ओझल हो जाने के जतन कर रहा था। एमी ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया, हाल पूछा और माजरत चाही कि डॉक्टर राय अस्पताल आ चुके हैं और किसी वक्त कमरे में आ सकते हैं, इसलिए उसे मेरे आराम में मुखल होना पड़ा। मैं फ़ौरन उठ गया और मैंने कमरे से मुल्हिक गुसलखाने में जल्दी जल्दी चेहरे पर पानी छिड़का। काश पानी में आदमी के दौरान खाना गुबार धो देने की कुव्वत भी हुआ करती। अपना खुलिया किसी कदर दुरुस्त करके मैं कमरे में वापस आया। 15-20 मिनट गुजर गए। मेरी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। फिर मैं बाहर निकल गया। घूमती हुई मुतसर राहदारी में खामोशी छाई हुई थी। इस सिरे से उस सिरे तक मैंने कई फेरे लगाए। डॉक्टर राय का नामो निशान नहीं था। उसे देखने के लिए मैंने अस्पताल की मरकजी इमारत जाने का इरादा किया और चंद ही कदम चला होगा कि दूर से आहटें सुनाई दी। इस ख्याल से कि डॉक्टर राय यूं राहदारी में मुझे टहलता देख के मकदर न हो, मैं कमरे तक लौट आया। वो डॉक्टर राय ही था। उसके इस्तकबाल के लिए मैं कमरे से बाहर खड़ा रहा। उसकी रफ्तार इतनी कम थी ना इतनी तेज़। मुझे देख के उसने मेरे सलाम के जवाब में सर को हफीफ जुम्बश दी और अपने अधेड़ साथी डॉक्टर से गुफ्तगू करता कमरे में दाखिल हो गया। मुझे इसका ये मुगायराना तौर अच्छा नहीं लगा, सो इसके पीछे जाने के बजाय मैं दरवाजे के पास सुकड़ा सिमटा खड़ा रहा। दोनों डॉक्टर इन्हमाक से बिठल का मुआयना करते रहे। उन्होंने नब्ज़ देखी, पैर के अंगूठे खींचे। डॉक्टर राय ने इसका सर टटोला दबाया और पेवटे उठा के आंखें देखी और अपने साथी से कोई सरगोशी की। दोनों ने पाइंटी से लटके हुए अहवालनामे पर बार बार नज़र डाली। डॉक्टर राय ने बिठल को आहिस्ता से पुकारा तो मुझसे अपनी जगह ठहरा न रहा जा सका, लेकिन एक कदम बाद मैंने उसको रोक लिया। मैंने देखा डॉक्टर राय की आवाज़ के जवाब में बिठल के जिस्म में कुछ हरकत हुई है। डॉक्टर राय ने इसका हाल पूछना चाहा।
दोबारा सहबारा। बिठल के होंठ बुदबुदाए होंगे कि डॉक्टर ने सर झुका के अपना कान उसके करीब कर दिया, इतने करीब कि बिठल की गहरी सांसें उसके गाल से मस हो रही होंगी। बिठल ने कोई जवाब दिया ये मैं न जान सका, शायद कुछ भी नहीं। डॉक्टर राय कुछ सुन पाता तो इतनी जल्द वहां से न हटता। लम्हों तक वो अपने साथी से मशवरा करता और दोबारा पहले की तरह बिठल के सराहने चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पे हाथ फेरने लगा। हो सकता है दबा भी रहा हो। बिठल की पेशानी पर शिकने नमूदार होती हैं या कोई करा उठती है, वो यही जानना चाहता होगा। मेरी निगाहें मुसलसल डॉक्टर राय के चेहरे पर भटक रही थी। डॉक्टरों के चेहरे की बेतासुरी उनकी तालीम का हिस्सा होती है, या फिर ये मामूल की बात है। सुबह शाम तरह तरह के मरीज आजमाते आजमाते वो इनकी आहो बुका के आदी हो जाते हैं। मामूल की बातों और मनाजिर से आम आदमी भी सरसरी गुजर जाता है। डॉक्टर राय ने कब में मुस्तैद खड़ी नर्स एमी को कोई हदायत दी। एमी तनदही से नोटबुक में दर्ज करती रही। फिर कहीं डॉक्टर राय को मेरा ख्याल आया। मेरे सामने आके वो ठहर गया और तेज चमकती आंखों से मुझे देखता रहा। मैं खामोश रहा। कैसे हो तुम? उसका लहजा इतना सपाट नहीं था, लहजा ना चेहरा। मैंने होंठ खींच ली और कुछ नहीं कहा। ठीक तो हो? वो अकड़ी हुई आवाज में बोला। ठीक कैसे हो सकता हूँ? हो उसके चेहरे होना। उसके होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। कुछ नाराज लगते हो, क्या बात है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। आपसे कोई नाराज हो सकता है? तुम हो सकते हो। मैं कहा, मैं मुझसे आगे कुछ ना बोला जा सका। तुमने कुछ पूछा नहीं भाई के लिए? क्या हासिल? मालूम है क्या जवाब मिलेगा? वही रटे रटाए घिसे पिटे जुमले। तुम क्या सुनना चाहते हो? आप जानते हैं, मैंने मुतसरन कहा। कहने के लिए कुछ हो तभी तो कुछ कहा जाए। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इसलिए मैं भी नहीं पूछ रहा। आपको जहमत होगी ख्वामखा। अब तुम एक अच्छे लड़के बन गए हो। एक साथ बहुत से जवाब जहन में मंडलाए, लेकिन नाजुकी के एहसास ने मुझे बांधे रखा। काफ़ी पियोगे? उसने धीरे से कहा। मैं दंग रह गया। काफ़ी या चाय? जो आपको पसंद हो। मेरी जुबान हकला गई। तुम्हें क्या मरगूब है? काफ़ी ही ठीक है, मैंने दबी आवाज़ में कहा। उसने नर्स एमी से काफ़ी मंगवाने की फरमाइश की। मेरी तरह एमी को भी यकीन नहीं आया। एक सानिये के लिए उस पर सन्नाटा तारी रहा, फिर लपकती चपकती बाहर निकल गई। डॉक्टर राय मेरा हाथ पकड़े पकड़े सोफे पर आ गया। उसने अपने साथी डॉक्टर को भी बैठ जाने का इशारा किया। मुझे अपनी कमफहमी, जल्दबाजी और बेतनाई पर शर्मिंदगी हो रही थी। तुम कब आए थे यहाँ? डॉक्टर राय ने चुपती हुई आवाज़ में यकयक मुझसे पूछा। कल रात, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। गोया अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। सर की अंदरूनी चोट है। चोट से होने वाले नुकसान की नोयत जानने के लिए चंद टेस्ट ज़रूरी हैं। उनका नतीजा देखने के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। जी हाँ, मैं समझता हूँ। तुम नहीं समझ रहे। मैं चुप रहा। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है और यूं भी तुम एक अलग नौजवान हो। वैसे नौजवानों को ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे इनकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही, मैंने तपीदा आवाज़ में कहा। यह ताल्लुक की बात है। आपको क्या बताऊं कि ये कौन है? आप नहीं समझेंगे ये मेरे लिए क्या है। कोई भी किसी के लिए इतना हम हो सकता है। वो मेरी ज़िंदगी है। अपने लहजे की शिद्दत मुझे खुद गिरा गुजरी। ये जज्बा अब कैसा अनका होता जा रहा है। वो दीदे घुमा के बोला। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सब लोग यहाँ यही कहते हैं। मैंने इसकी मिन्नत की। बस डॉक्टर साहब, आप इन्हें अच्छा कर दीजिए। मैं आपका मेरी बात अधूरी रह गई। नर्स एमी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे एक बवर्दी खिदमतगार भी था। उसने प्यालियाँ, दूध शक्कर और रकाबी के बर्तन मेज़ पर सजाने शुरू कर दिए। 2 सीनियों में अंग्रेज़ी बिस्किट, खुश्क मेवा भी वो साथ लाया था। एमी, तुम बनाओ। दूध बराए नाम, आध चम्मच शक्कर। डॉक्टर राय ने एमी को हुक्म दिया। एमी तमाम तर नफासत से काफ़ी बनाने लगी। डॉक्टर राय दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, मगर नहीं जाने दीजिए। मैंने मायूसी से कहा। मुझे आपको क्या बावर कराना है? हाँ, वो सर हिलाने लगा। बेहतर है कुछ मत कहो, और बातें करते हैं। कैसी बात? किसी काम में मेरा जी नहीं लग रहा डॉक्टर साहब। हश, तुम्हें मालूम होगा कि ज़िंदगी वक्त के छोटे बड़े टुकड़ों में बढ़ी हुई है। हर काम में वक्त लगता है। आप ठीक कहते हैं, मगर वक्त का पैमाना घड़ी नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटे आपने भी बिताए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे आपने भी बिताए हैं, मैंने भी। लेकिन मुझ पर क़यामत की तरह गुजरे हैं, पहाड़ के मानित। मुमकिन है आप पर 24 घंटे कम गुजरे हों, उसके शाने सीधे हो गए। तुमने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन कोई ना कोई पैमाना तो बनाना ही पड़ता है। ज़िंदगी महज तस्वुरियत या ऐनियत नहीं, और ज़िंदगी महज मादियत और हकीकत भी नहीं होना चाहिए। 2 और 2 तो 4 ही होते हैं अजीज़े मन। कभी 5 भी हो जाते हैं जनाब, मगर ये 5 और 6 हो जाने वाला पैमाना आपने ईजाद नहीं किया। कभी कभी की बात है ना, वो लुत्फ़ लेते हुए बोला।
इसके लिए पैमाने की ऐसी क्या ज़रूरत? लेकिन ये कभी कभी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल मज़हर है। फिर किस तरह इसकी तशरीह, किस तरह इसे बयान कीजिएगा? ये शाज़ो नादर और जान और पैमाइश से मसिवाही रखो। वो बेपरवाही से बोला। यानी आप एक डॉक्टर 5 या 6 या 7 हो जाने वाले मज़हर से इनकारी नहीं। मैं भी ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि वक्त के इन टुकड़ों से कुछ सिवा कीजिए। मसीहाई का कोई करिश्मा, कोई एजाज़। उसकी आंखों की चमक फजूं हो गई। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। कैसा अंदाज़ा जनाब? मैंने ताजुब से पूछा। यही कि तुमसे दिलचस्प और मानी आफरी मुकालमा हो सकता है। उसने काफ़ी की प्याली ख़त्म करते हुए कहा और एमी से एक और प्याली की फरमाइश की और मेरे आगे बिस्किट की प्लेट बढ़ाई। तुमने नहीं लिए, ये तो खाने पीने की उम्र है। मगर वक्त नहीं। मेरी बुड़बुड़ाहट शायद उसने नहीं सुनी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और प्लेट से बिस्किट उठा लिया। यहाँ अस्पताल में तुम्हें खालिस चीज़ें ही मिलेंगी। जायके में मज़ेदार ना हो मगर होती खालिस हैं। यकयक मेरे जहन में गुमान ने डंक मारा और मेरा सारा वजूद ही डगमगा गया। मुझे एक अजनबी से डॉक्टर जैसे तुंदहू शख्स की ये रग़बत इख्तियारी और शौरी तो नहीं। इसे मेरी हालत और वहशत का एहसास हो गया है। कहीं मुझ पर खालिस लुत्फ़ो करम विठल की तरफ से बेइत्मीनानी के सबब से तो नहीं। मेरे इस्तकामत के लिए वो कोई पेशबंदी तो नहीं कर रहा। अभी अभी तो उसने विठल का मुआयना किया है। इसके फ़ौरन बाद ही इसकी मेहरबानी सिवा हो गई है। मेरे मसामों से पसीना फूट पड़ा। मैंने अपनी बदगुमानी सर से झटकने की कोशिश की, लेकिन आंखों में अंधेरा उतरने लगा था। डॉक्टर राय की कही हुई बातों की बाज़गश्त दिमाग में गूंज रही थी। मेरी तशफ़ी के लिए खुश उम्मीदी के फ़राक दिलाना इजहार में उसे क्या है। उसे कोई उम्मीद तो मुबहम और महूम। बुनियादी तौर पर वो एक अच्छा आदमी है। मुझ पागल के लिए जीना बजीना मादगी ही मुनासिब रहेगी। ऐसी किसी तदबीर पे तो वो अमल पैरा नहीं। मुझ पर नवाजिश की अर्जानी और बिठल के मामले में मोहतात बयानी में दूरबीनी का कोई पहलू तो मुज़म्मर नहीं है। मेरा सर घूम रहा था और शायद काफ़ी की प्याली मेरे हाथ से गिर पड़ती कि नर्स एमी ने सलीके से अपनी गिरफ्त में ले ली। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? डॉक्टर राय ने चौंक के पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर वो एक तजुर्बाकार आदमी था। मेरी कैफियत इस हजार चश्म से छुपी कैसे रह सकती थी? वो बेताब सा हो गया। ओह, ये बैठे बैठे तुम्हें क्या हो गया मेरे बच्चे? यकीनन कोई बुरा ख्याल बुरे ख्वाब की तरह तुम पर मुसलत हो गया। ना ना मेरे अजीज़, हौसला रखो। मेरी आंखें जल रही थीं। आंखों की आग पानी बन जाती है। मैंने बहुत जब्त किया, लेकिन आंसू न रुक सके।